नहीं नहीं, तो बढ़िया काम करता है तुम। बहुत मेहनत का काम है ये। इतना मेहनत का काम है कि मैंने करना ही छोड़ दिया। मैं ठहरा आलसी आदमी। तो ठंड आ रही है और तुम लोग एसी चला के बैठे हो और पंखा भी चल रहा है, और ऐसे में क्या होगी? तबीयत खराब होगी। और तबीयत खराब होगी तो कोई ना कोई कारण होगा, और बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाओगे। तो आज यही बात करते हैं अपन। बीमारी, तबीयत, स्वास्थ्य, इलाज, प्रतिरक्षा। और आज का टॉपिक शुरू होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जैसा कि अभी देख रहे होगे, मौसम में बदलाव आ रहा है और तापमान दिन का भी कम हो रहा है और रात का भी कम हो रहा है, लेकिन दिन में फिर भी ठीक ठाक गर्मी और धूप है। ऐसा है ना, दिन में गर्मी और धूप है और रात को ठंड लग रही। अब पंखा चलाओ तो ठंड लगती है और पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है। तो समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो अपन क्या करते हैं, कंबल ओढ़ के टांग बाहर कर लेते हैं, है ना। इससे हमारा शरीर का तापमान अपने आप को संतुलित कर लेता है। ये एक अच्छी टेक्निक है। नहीं तो आजकल बड़ा मैं खुद मैंने कल रात में कम से कम 30 बार एसी ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ, 30 बार। ऑन करो ठंडा लगे, ऑफ करो गर्म लगे, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। और इसी में अगर किसी ने लापरवाही करी तो भाई हफ्ते 10 दिन के लिए तो निपट जाओगे तुम। गला, जुकाम, बुखार, खांसी, कुछ लोग कर भी रहे हो, है ना। कुछ लोग, अच्छा कितने लोगों की अभी वास्तव में, कितने लोग की अभी तबीयत खराब चल रही है, उनको जुकाम बुखार कुछ न कुछ अभी है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सब बहुत लोगों के साथ चल रहा है। बहुत लोग हैं इधर सुर सुर कर रहे हैं, लेकिन बैठ के। कितने लोग हैं, जरा हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। मास्क क्यों नहीं लगाया तुम लोग? मास्क नहीं लगाएंगे? नहीं, मास्क तो केवल कोरोना के लिए था। कोरोना खत्म, मास्क खत्म। अबे मास्क सभी संक्रामक रोगों के लिए है जो श्वसन मार्ग से फैलते हैं। तो जिनकी भी तबीयत खराब है, अगली क्लास से कृपया करके मास्क लगा के आए। नहीं तो तुम्हारा जो उद्देश्य है वो मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूं। क्लास में बैठो, मारो आछू, 2 दिन बाद बाकी। तो ऐसा नहीं करो। कल एक डाउट पूछने आया, मैं खड़ा था, डाउट पूछ रहा, वहीं खड़ा हो गया, आछू। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। जिनकी भी तबीयत खराब है, मास्क लगाइए। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए मास्क लगाइए। और अगर आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है, सहेली है, जिसके साथ ही बैठना है और उसकी तबीयत खराब है, तो आप मास्क लगाइए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। तुम तो पंखा चला के नीचे बैठो, सीधे एसी की हवा आ रही है। क्या उद्देश्य है तुम्हारा? जिंदा घर नहीं जाना है?
नहीं सर, ठंड लगने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, लगेगी कहाँ? सही बात है ना, ऐसे साइड से निकल जाएगी तुम्हारे। तो आज हम लोग बात करेंगे बीमारी की, आज हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य की, और आज हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा? देखो, ये जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं मैं साफ बता दूं। इस चैप्टर में हम 3 अलग अलग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, या बोला जाए 3 भाग इसके हैं। एक भाग इसका आता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, ठीक है। दूसरा जो भाग इसका आता है उसे हम बोलते हैं डिजीजेस, ठीक है, रोग। और तीसरा जो आएगा उसे हम बोलेंगे ड्रग अब्यूजेस। इसका हिंदी वही है जो तुम समझ रहे हो, है ना, ड्रग अब्यूजेस, जिसमें हम लोग ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन की बात करेंगे, नशे की लत की बात करेंगे, है ना, सूखा वाला गीला वाला सबकी बात करेंगे। तो ये 3 भाग हैं, एक एक करके हमें इन्हें देखना है, और शुरुआत हम करेंगे पहले भाग से ही, है ना, ताकि समझ में हमारी थोड़ा सा बेसिक आ जाए। अब सर, ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में है, पहला कारण। और क्यों पढ़ने है? शौक थोड़ी चढ़ा है, एनसीईआरटी में है, हमारे सिलेबस में है। हाँ, इसको पढ़ने से लाभ क्या होगा? तो लाभ ये होगा कि जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो एमबीबीएस में ये माना जाता है, जब आप पहुंचते हो या कोई भी बच्चा पहुंचता है एमबीबीएस में, तो उसको ये मान लिया जाता है कि उसको बेसिक्स मालूम होता है, यानी जो मूलभूत जानकारी है, जो मूलभूत सूचना है, वो उसे मालूम होती है। और इसी चैप्टर में हम उन बेसिक्स की बात करेंगे। वहां पर आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी जो हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, ये आप सोचो कि जब एमबीबीएस में जाओगे तो वहां ये दोबारा पढ़ाया जाएगा, तो नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए यहीं से इन बातों को बेसिक्स जान के आप वहां जाओगे और वहां उसके आगे की पढ़ाई करोगे। तो जब आप अगर एमबीबीएस में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, और मेडिसिन डिपार्टमेंट या कहीं भी जाते हो, और आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक्स आपका मजबूत होता है, तो वहां पर आपको आगे की पढ़ाई को समझने में बहुत सहूलियत मिलती है, क्योंकि यहां से वहां तक बेसिक्स नहीं बदलने वाला, और बेसिक्स आपको वहां कोई नहीं पढ़ाएगा। और जैसा यहाँ पढ़ाया जाता है कोचिंग में, आप सोचोगे मेडिकल कॉलेज में इससे अच्छी पढ़ाई होती, तो नहीं होती है। साफ बात है, मेडिकल कॉलेज में खुद ही पढ़ना पड़ता है। किताब दे देंगे, बोलेंगे ये किताब है पढ़ो, फैकल्टी नहीं मिलती। तो आप यहां पर बेसिक्स पढ़ लो तो ज्यादा सुखी रहोगे, और वहां फिर तभी पहुंच पाओगे जब बेसिक्स आपका मजबूत हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि सर, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज यानी बीमारियों को हम क्यों पढ़ते हैं। बीमारियों का जो अध्ययन होता है वो उस बीमारी के उपचार के लिए होता है। कि आप डॉक्टर बनोगे तो स्वस्थ मनुष्य का इलाज करोगे या बीमार का? क्या हो गया भाई तुम लोगों का? एकदम आवाज नहीं होनी चाहिए क्लास में। लेन देन बाहर करो जो करना। तो आप स्वस्थ मनुष्य का इलाज करोगे या बीमार का? बीमार का। तो स्वस्थ की जानकारी होनी चाहिए या बीमारी की? अच्छा, बीमारी की जानकारी ऐसे ही हो जाएगी जब तक स्वस्थ का भाई वो ठीक हुआ ये कैसे पता चलेगा? जब तक स्वस्थ की जानकारी होगी तब मर नहीं जाएगा, ऐसा क्या? ठीक हुआ मतलब मरा नहीं तो ठीक हो गया, ऐसा क्या? ऐसे इलाज करोगे? वैसे इलाज नहीं होता भाई। तो हमें स्वस्थ मनुष्य की जानकारी होनी चाहिए, और जो बीमार मनुष्य होता है वो बीमारी क्या होती है, किस कारण होती है, उस बीमारी में क्या होता है और उसका उपचार कैसे होता है।
तो मेडिकल साइंस में यानी चिकित्सा विज्ञान में दो ऐसे विषय हैं। एक विषय जिसमें हम सामान्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी या कार्यकी, जिसमें हम स्वस्थ मनुष्य की सामान्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन कोई बीमार होगा तो क्या उसकी शारीरिक क्रियाएं सामान्य चल रही होंगी? नहीं, असामान्य होंगी। और असामान्य क्रियाओं के कारण का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है? सामान्य अध्ययन फिजियोलॉजी, असामान्य अध्ययन पैथोलॉजी। आई बात समझ में? तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ शब्द लिखने हैं, कुछ शब्द जानने हैं, जिससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। जैसे एक शब्द आता है फिजियोलॉजी, या जिसे हम लोग बोलते हैं कार्यकी। तो पहला शब्द लिखो फिजियोलॉजी। कार्यकी लिखो। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में पाई जाने वाली क्रियाओं, जीवों के शरीर में पाई जाने वाली क्रियाओं, जीवों के शरीर में पाई जाने वाली क्रियाओं की सामान्य दर का, पाई जाने वाली क्रियाओं की सामान्य दर का अध्ययन किया जाता है। पाई जाने वाली क्रियाओं की सामान्य दर का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो अभी आपने जो मसल्स पढ़ा था कि नहीं? सामान्य रूप से कैसे कार्य करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था, उत्सर्जन पढ़ा था, ठीक है। ये जो आपने श्वसन पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने, कुछ लोग लेट आए होंगे, उनका अभी नहीं हुआ है। परिसंचरण पढ़ा है। तो ये जो है सामान्य क्रियाएं हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। लेकिन अगर ये क्रियाएं असामान्य हो जाए, इनकी दर असामान्य हो जाए, तो उसके कारण के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। तो दूसरा शब्द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब केवल वो नहीं होता जो आप लोग अपने बोलते हैं ना कि गांव के आसपास मार्केट में एक पैथोलॉजी है जहां पर जांच कराने जाते हैं। वो पैथोलॉजी लैब होती है, और लैब भी नहीं होती, वो पैथोलॉजी लैब का एक जो है कलेक्शन सेंटर होता है। वो पैथोलॉजी नहीं, पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो लिखो कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर में असामान्य क्रियाओं की दर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर में असामान्य क्रियाओं की दर, असामान्य क्रियाओं की दर एवं उनके कारण का अध्ययन किया जाता है। असामान्य क्रियाओं की दर एवं उनके कारण का अध्ययन किया जाता है, एवं उनके कारण का अध्ययन किया जाता है, एवं उनके कारण का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। तो एक हो गया फिजियोलॉजी और दूसरा हो गया पैथोलॉजी। अब एक और शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ, हेल्थ या स्वास्थ्य। तीसरा शब्द हेल्थ या स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है या हेल्थ क्या है? एक सिंपल सी, इसकी सरल सी परिभाषा है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति में सामान्य होता है तो उस अवस्था को स्वास्थ्य या हेल्थ कहते हैं। आई बात सुनने? तो लिखो, यदि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति से
एवं सामाजिक स्थिति से सामान्य होता है, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति से सामान्य होता है, तो उस अवस्था को हेल्थ कहते हैं। तो उस अवस्था को हेल्थ कहते हैं। तो उस अवस्था को हेल्थ कहते हैं। अब लिखो, स्वास्थ्य 3 प्रकार का पाया जाता है। स्वास्थ्य 3 प्रकार का पाया जाता है, यानी हेल्थ 3 प्रकार की पाई जाती। भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। अब इन तीनों का मतलब क्या है? भौतिक स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ। भौतिक स्वास्थ्य का मतलब फिजिकल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब मेंटल हेल्थ। और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब सोशल हेल्थ। तो कितने प्रकार के हेल्थ हो गए? 3 प्रकार। ध्यान से सुनना। यदि कोई व्यक्ति कद काठी से सामान्य हो, शारीरिक आकृति में सामान्य हो, तो उसे कहेंगे भौतिक स्वास्थ्य या फिजिकल हेल्थ। कि मेरे शरीर से हष्ट पुष्ट है, ऐसा कुपोषित टाइप का नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि खाना पीना नहीं मिलता है, खाते पीते घर का दिख, वो क्या कहलाता है? भौतिक स्वास्थ्य या फिजिकल हेल्थ। दूसरा आता है मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। दिमाग से पैदल तो नहीं, ठीक है, आता माझी सटकली तो नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो सामान्य नहीं है, दिमाग से पैदल है, अपना अच्छा बुरा भला सोच समझ सकता है अगर, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? मेंटल हेल्थ। तीसरा आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ यानी वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे है कि नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और क्या क्या आता है रे? इतना ही आता है? और भी तो कुछ आता होगा, टेलीग्राम, क्या आता है? थ्रेड, ट्विटर। तो सोशल मीडिया पे है कि नहीं, ये सब क्या डिसाइड करेगा? नहीं, ये नहीं डिसाइड करेगा। उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, समाज में उसका मान सम्मान कैसा है, चोर उचक्का तो नहीं, पॉकेट मार तो नहीं, है ना, चेन स्नैचर तो नहीं, रोज उसके घर में पुलिस का आना जाना लगा है जबकि उसके घर में कोई पुलिस वाला नहीं रहता। अगर ऐसी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा किसी की है तो मतलब वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं। तो सामाजिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। हम लोग क्या है ना, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना, हमको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यानी जो ऐसा बोले कि लोग क्या सोचते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, यानी वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आजकल बड़ा चल रहा है, एक आया है नया बाबा, देखा है कि नहीं? वो छोटा सा है, एक रोज वृंदावन में लस्सी पीता रहता है और स्कूल नहीं जाता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया है। देखा है कि नहीं उसको? हाँ, पहले वो रोज मुर्गा खाता था, अब सिर खाता है। तो सामाजिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। अच्छा, वो भी स्वस्थ नहीं हो जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। एक बहुत बहुत बड़ी सेना है जो उसको दिन भर जो है स्नेह भरे शब्द लिख के भेजती रहती है, प्रेम पूर्वक वाक्य उसको भेजते रहते हैं। तो वो भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो भी सामाजिक और मानसिक दोनों तरह से कुंठित है। अब इसमें देखा होगा ना, एक वो आ रहा है
कितने लोगों ने नहीं मालूम है किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? बस बेटा, तुम ही लोग हमारे भविष्य हो, आने वाले समय तुम ही लोग बॉन्ड क्लासेस का परचम लहराओगे। तुम्हें किसको किसको मालूम था? हाँ बेटा, शर्म कर लो थोड़ी। मैं आजकल आजकल क्या, 1-2 महीने से आप देखोगे जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े, कितने लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं? सब लोफर हो सालो तुम लोग। जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हैं, मैं आजकल बड़ी क्रिएटिव रील वगैरह डालता रहता हूँ, अपना कम दूसरों का चेप देता हूँ। देखो, उसमें भी एक मैसेज रहता है। कितने लोग उसको देखते हो? हाँ, लाइक भी करते हो? पक्के गधे हो तुम, है ना? कितने लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो? शाबाश, तुम लोग मेरा मतलब तुम ही लोग पे मुझे गर्व है बेटा, है ना? तुम ही लोग पे गर्व है मेरा। हाँ हाँ, क्या? नहीं नहीं, ये वो बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद ज्वाइन करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। और जो अभी ज्वाइन किए वो पहुंचेंगे नहीं। कितने लोग इंस्टाग्राम पे हो रहे, जरा हाथ ऊपर करो। सबके मोबाइल में दिखेगा इंस्टाग्राम। अब बोलेगा कोई नहीं कि सर पढ़ाई कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, सुबह 5 बजे उठ के दाल चढ़ाते हैं। हाँ? कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ मानते हैं अपने आप को? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। एक उठाया है, सचिन। हाँ, स्नैप पे तो होंगे ही। नहीं है? नहीं, लड़के थोड़े कम रहते हैं। आजकल ब्यूटी पार्लर का विकल्प बन गया है। आजकल ब्यूटी पार्लर का विकल्प जो है स्नैपचैट बन गया। ब्यूटी पार्लर में खर्चा बहुत ज्यादा होता था, स्नैपचैट पे फिल्टर लगा दो, गुलाब जामुन को रसगुल्ला बना देता है। तो डिजिटल क्रांति हर क्षेत्र में आ रही है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक स्वास्थ्य की। तो सामाजिक स्वास्थ्य यानी समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा कैसी है, आपको कैसे लोग जानते हैं, अच्छी बातों की वजह से जानते हैं, खराब बातों की वजह से जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, या नहीं जानते? अरे नहीं जानते तो भी 2-4 लोग तो जानते ही होंगे। मकान मालिक जानता होगा, जो टिफिन लाता है वो जानता, तो उसी में आपका, वही आपका समाज है। उसी समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा कैसी है ये डिसाइड करता है। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है और बात कर रहे हो, यानी आप सामाजिक और मानसिक दोनों रूप से कुंठित हो, ठीक है, बीमार हो। तो समाज में अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जो क्या डिसाइड करता है, हमारा सोशल है। अगला शब्द आता है हेल्थ। तो हो गया, बीमारी क्या होती है भाई? डिजीज, रोग। लिखो अगला, अगला शब्द है डिजीज, रोग। ध्यान से सुनो। जब शरीर का कोई भाग या शरीर का कोई अंग अपना सामान्य कार्य ना कर पाए, तो उस अवस्था को रोग की अवस्था कहते हैं या डिजीज कंडीशन कहते हैं। तो लिखो, जब शरीर का कोई भाग, जब शरीर का कोई भाग या कोई अंग, जब शरीर का कोई भाग या कोई अंग, शरीर का कोई भाग या कोई अंग सामान्य दर पर कार्य ना कर पाए, सामान्य दर पर कार्य ना कर पाए, सामान्य दर पर कार्य ना कर पाए, तो उसे
सामान्य दर पर कार्य ना कर पाए तो उसे रोग की अवस्था या डिजीज की अवस्था, तो उसे डिजीज की अवस्था कहते हैं। अगला शब्द आता है पैथोजन। अगला शब्द आता है पैथोजन। ठीक है, क्या आता है? पैथोजन। ध्यान से सुनना, कोई भी जीव यदि रोग का कारण बनता है तो उस जीव को क्या कहा जाएगा? पैथोजन। ये सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और बड़े जीव भी हो सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। तो लिखो कि ऐसे जीव जो किसी रोग का कारण बनते हैं, ऐसे जीव जो किसी रोग का कारण बनते हैं, ऐसे जीव जो किसी रोग का कारण बनते हैं, रोग का कारण बनते हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है। रोग का कारण बनते हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है। तो पैथोजन जब भी होगा वो सजीव होगा। लिखो, ये सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, ये सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, और बहुकोशिकीय जंतु भी हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय जंतु भी हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय जंतु भी हो सकते हैं। अगला शब्द लिखो एंटीजन। अगला शब्द है एंटीजन। ये सब याद रखना है और दिमाग में बिठा लेना है जो बोल रहा हूं। एंटीजन कोई भी ऐसा, ध्यान से सुन लो, पहले लिखना फिर पहले सुन लो, कोई भी ऐसा प्रोटीन जो शरीर में जाने पर शरीर में एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है तो उस बाहरी प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। आई बात समझ में? तो लिखो कि शरीर में प्रवेश करने वाला कोई भी प्रोटीन, शरीर में प्रवेश करने वाला कोई भी प्रोटीन जो एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है, जो एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है, जो एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है उसे एंटीजन कहते हैं। प्रेरित करता है उसे एंटीजन कहते हैं। क्या कहा जाता है? एंटीजन। तो इसकी परिभाषा में ना प्रोटीन को अंडरलाइन कर लेना। शरीर में प्रवेश करने वाला प्रोटीन, जो प्रोटीन लिखा ना, प्रोटीन शब्द को अंडरलाइन कर लेना। पूछा जाता है कि एंटीजन रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला परिभाषा लिखो एंटीबॉडी। अगली परिभाषा है एंटीबॉडी। जो बाहर से प्रोटीन आया वो कौन है? और उसकी प्रतिक्रिया में शरीर क्या बनाता है? ये भी प्रोटीन होता है। ये भी क्या होता है? और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? तो लिखो, शरीर में
एंटीजन की प्रतिक्रिया के रूप में, शरीर में एंटीजन की प्रतिक्रिया के रूप में, शरीर में एंटीजन की प्रतिक्रिया के रूप में, एंटीजन की प्रतिक्रिया के रूप में निर्मित होने वाला प्रोटीन अणु, निर्मित होने वाला प्रोटीन अणु एंटीबॉडी कहलाता है। निर्मित होने वाला प्रोटीन अणु एंटीबॉडी कहलाता है। निर्मित होने वाला प्रोटीन अणु एंटीबॉडी कहलाता है। और जो एंटीबॉडी होता है वो किसके लिए विशेष होता है? एंटीजन के लिए। तो जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी। तो लिखो ये एंटीजन के लिए विशेष होता है, ये एंटीजन के लिए विशेष होता है, ये एंटीजन के लिए विशेष होता है। अब अगर दोनों मिल गए, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिल गए, तो इनके मिलने से एक अभिक्रिया होती है जिसे कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। तो अगला शब्द आ जाता है एग्लूटिनेशन। अगला शब्द आता है एग्लूटिनेशन। लिखो विशेष एंटीजन और एंटीबॉडी, विशेष एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने से, विशेष एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने से, विशेष एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने से होने वाली अभिक्रिया को, एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने से होने वाली अभिक्रिया को, होने वाली अभिक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन कहते हैं। जरा इसको समझो। हमने बोला एक शब्द पैथोजन, कहां गया? हाँ, पैथोजन। पैथोजन क्या हो गया? एक जीव जो रोग का कारण बन सकता है या जिससे शरीर को नुकसान हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैथोजन। और एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन जो बाहर से शरीर में प्रवेश करता है। ये भी सामान्यतः हानिकारक ही होता है। जैसे जो एंटीजन शरीर में जाएगा तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है सामान्यतः। और बीमारी की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं एंटीजन की बात करेंगे जो शरीर में नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है सांप। सांप सजीव है और सांप का जहर प्रोटीन है। तो सांप सजीव है तो वो एंटीजन है या पैथोजन? पैथोजन है ना। और सांप का जहर प्रोटीन है और वो क्या है? तो हमारे लिए हानिकारक कौन है? सांप या सांप का जहर? और वो आया किसकी वजह से? सांप की वजह से। तो हमारे शरीर में सांप प्रवेश करता है या सांप का जहर? सांप का जहर। अब बात आती है कि सांप का जहर वो हानिकारक प्रोटीन है जो शरीर में जाकर एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है और शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। वो या तो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है या तो रक्त को नुकसान पहुंचाता है, और शरीर उसके लिए प्रतिक्रिया करता है और क्या बनाता है? एंटीबॉडी। तो अब एक रिलेशन समझ गए कि सांप पैथोजन है तो सांप का जहर एंटीजन। ऐसे ही जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एक रोग है। टीबी सुना है? जिसको टीबी होता है उसके घर में टीबी आ जाता है, ऐसा क्या? नहीं। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों को संक्रमित करने वाला रोग है। अब इसमें क्या होता है? इसका जो पैथोजन है वो एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया शरीर में जाता है और जाने के बाद वो एक टॉक्सिन, एक विषैला पदार्थ बनाता है
जो ऊतकों को नष्ट करता है। तो यहां पर पैथोजन शरीर में जा रहा है और जाने के बाद वो विषैला पदार्थ बना रहा है। तो वो विषैला पदार्थ क्या होगा? एंटीजन। और उसके लिए शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। तो ये एंटीजन और पैथोजन के बीच का फर्क समझ गया? पैथोजन सजीव होता है, एंटीजन कोई प्रोटीन होता है, रसायन होता है। गर्मी टाइप का लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है वेनम। आजकल एक मूवी भी आई है, वेनम 2 आई है क्या? 3 आई है? वेनम 3 आई है कि 2 आई है? 3 आ गई है, बताओ। हम 1 भी नहीं देख पाए, तुम लोग 3 तक पहुंच गए हो। कितने लोगों को मालूम है कि वेनम नाम की कोई पिक्चर एग्जिस्ट करती है? हाँ, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें एक परजीवी है जो बाहरी स्पेस से आया है, और परजीवी है तो उसे एक वाहक का शरीर चाहिए, और वाहक के शरीर से वो जुड़ जाता है और उसी के शरीर से ऊर्जा लेकर ताकतवर बन जाता है, और वाहक को भी ताकतवर बना देता है। तो वो एक परजीवी है, लेकिन वो सहजीवी है, सिम्बियोंट बोलते हैं उसे। सुना है कि नहीं? उसमें पैरासाइट शब्द यूज नहीं किया है, उसमें सिम्बियोंट यूज किया है। परजीवी नहीं है वो, सहजीवी है। देखा है? मत देखना। वेनम क्या होता है? वेनम एक विषैला पदार्थ जो कुछ सरीसृप और कीट स्त्रवित करते हैं। सरीसृप यानी सांप, और कीट यानी जो विषैला डंक मारने वाले जो आर्थ्रोपोड हैं। आर्थ्रोपोड में आ गए, या विषैले आर्थ्रोपोड, ये जहरीली मकड़ी भी आती है, मधुमक्खी भी आती है। कल भोपाल की ही एक सूचना, एक न्यूज है कि एक व्यक्ति को मधुमक्खियों ने काटा, वो मर गया। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? अखबार तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखा है ना न्यूज? नहीं देखा? ये नहीं देखा? अच्छा। तो मधुमक्खी का, या ऐसे जो कई ऐसे खतरनाक डंक वाले, जो वो एक होता है ना ततैया, पीला वाला, पीला लाल वाला बड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको? बर्रा, बरैया बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको? ततैया बोलते हैं। उसको एक अगर वो काट ले, एक डंक मार दे भाई साहब, बहुत दुखदाई डंक होता है उसका। तो वो जो डंक होता है ना, उसमें विषैला पदार्थ, तो जहां डंक मारते देखना वहां पर सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है, दर्द होता है, क्योंकि वो जो डंक में जो विष है, वो विष क्या है? एंटीजन। और वो शरीर के ऊतकों को नष्ट करता है, और शरीर उसके लिए धीरे धीरे क्या बनाता है? एंटी। अब सांप का जो जहर है वो भी एंटीजन है, उसके लिए शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी। लेकिन एंटीबॉडी बनाने में बड़ा टाइम लगता है, 5-10 साल लग जाते हैं। तो सांप का जहर इंतजार करेगा कि नहीं तुम बना लो, फिर बात करेंगे। तो इसलिए हम बाहर से कुछ ऐसा लेते हैं जो सांप के जहर से लड़ाई करे। तो हम लेते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो विषैला पदार्थ कुछ सरीसृप और कीट बनाते हैं, उस विषैले पदार्थ को क्या कहा जाता है? वेनम। तो लिख लो, वेनम कि कुछ रेप्टाइल्स और कीटों द्वारा स्त्रवित होने वाला विषैला पदार्थ
स्त्रवित होने वाला विषैला पदार्थ वेनम कहलाता है। स्त्रवित होने वाला विषैला पदार्थ वेनम कहलाता है। स्त्रवित होने वाला विषैला पदार्थ वेनम कहलाता है। अगला शब्द आता है सीरम। अगला शब्द है सीरम। सीरम मालूम होगा, है ना, बाल में लगाते होगे, चेहरे पे लगाते होगे, हेयर सीरम, फेस सीरम, नहीं लगाते? इधर थोड़ा जनरल नॉलेज में तो होगा ही, क्यों, सामान्य ज्ञान में, लेकिन वो सीरम नहीं होता। जो हम मेडिकल साइंस की भाषा में जो सीरम की बात करने वाले हैं वो सीरम अलग है। रक्त प्लाज्मा में से यदि सभी स्कंदक कारकों को निकाल दिया जाए तो शेष बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है, जिसमें स्कंदन की क्षमता नहीं पाई जाती। लिख लो कि रक्त प्लाज्मा में से यदि सभी स्कंदक कारकों को निकाल दिया जाए, तो शेष बचे हुए भाग को स्कंदक कारकों को निकाल दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं। क्या नीट का रिजल्ट आया क्या? अच्छा, आज एकादशी है। आज एकादशी है। आज ऊख वगैरह चबाने को मिलेगा, है ना? तो ईख हमारे यहाँ ऊख बोलते हैं, यहाँ ईख बोलते हैं। ईख, गन्ना तो मालूम होगा। तो ये बताओ, गन्ना को खाया जाता है कि चबाया जाता है? क्या किया जाता है? उसको चबाया जाता है। उसका वर्णन नहीं है यार, बहुत दिन हो गए यार। चलो, सीरम क्या बोला अपन ने? तो शेष बचे हुए भाग को सीरम कहा जाता है। देखो, इसमें स्कंदन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसमें स्कंदन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसमें स्कंदन की क्षमता नहीं पाई जाती। एक शब्द आता है एंटी सीरम। एक होता है सीरम और एक होता है एंटी सीरम। कितने लोगों को मालूम है कि एंटी सीरम क्या होता है? जरा हाथ ऊपर करो। एंटी सीरम नहीं, जिसको मालूम है हाथ ऊपर करो, बोलना नहीं है। पढ़े लिखे लोग, हाँ दीदी, छुपो मत, इधर बाहर। हाँ बताओ, एंटी सीरम। राधे राधे, राधे श्याम। हाँ, सीरम में कोई अगर एंटीबॉडी उपस्थित हो विशेष, तो उसे कहते हैं एंटी सीरम। एक ऐसा सीरम जो जिसमें कोई विशेष एंटीबॉडी उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है एंटी सीरम। तो लिख लो।
यदि सीरम में कोई विशेष यदि सीरम में कोई विशेष एंटीबॉडी यदि सीरम में कोई विशेष एंटीबॉडी उपस्थित हो सीरम में कोई विशेष एंटीबॉडी उपस्थित हो तो उसे एंटी सीरम कहते हैं। एक उदाहरण, जैसे आपने सुना होगा कि कुत्ता काटने पर इंजेक्शन लगता है रेबीज का, तो वो जो रेबीज का इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन में सीरम होता है और रेबीज से लड़ने वाली विशेष एंटीबॉडी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटी रेबीज सीरम। ऐसे ही अगर लोहे वोहे से चोट लग जाए तो अपन टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं, तो वो होता है एंटी टेटनस सीरम। उसमें टेटनस के लिए विशेष एंटीबॉडी उपस्थित होती। आई बात समझ में? तो वो जो हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं या रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हैं वो असल में क्या होता है? एंटी सीरम। और वो उसे हम वैक्सीन की तरह लेते हैं, तो उस तरह की वैक्सीन को सीरम वैक्सीन कहा जाता है। ऐसे ही डिप्थीरिया में दिया जाता है एंटी डिप्थीरियल सीरम, और सांप के काटने पर दिया जाता है एंटी वेनम, और एंटी वेनम भी एक तरह का एंटी सीरम है। तो लिख लो। चलो भाई, ये हो गया एंटी सीरम के बारे में। अगला शब्द आता है एक शब्द आता है एंटीसेप्टिक, और एक शब्द आता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक तो मालूम होगा, एंटीसेप्टिक उदाहरण तो मालूम ही होगा। क्या है एंटीसेप्टिक का उदाहरण? बोरोप्लस। बस, क्योंकि बचपन से हमको एंटीसेप्टिक के नाम पे बोरोप्लस ही मालूम है। ठीक है, ध्यान से सुनो। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो है ये दोनों रसायन है, दोनों का कार्य एक जैसा है। बस फर्क इतना है कि एक को सजीव परत पर इस्तेमाल किया जाता है और एक को निर्जीव परत पर। जैसे एक ऐसा रसायन जो सजीव परत पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे आपको कहीं चोट लग गई, आपने डेटॉल लगा लिया, डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक। सेवलॉन लगा लिया, वो क्या है? एंटीसेप्टिक। बेटाडीन लगा लिया, वो क्या है? एंटीसेप्टिक। बोरोप्लस लगा लिया, वो भी क्या है? एंटीसेप्टिक। एक हद तक है, उसमें थोड़ा सा ऐसा 2-4 बूंद गिरा देते हैं, लेकिन असली एंटीसेप्टिक में डेटॉल, बेटाडीन, ठीक है, सेवलॉन, यही यूज किया जाता है। बेटाडीन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो सजीव परत पर उसको इस्तेमाल करते हैं, वो किस में आते हैं? एंटीसेप्टिक। निर्जीव परत को अगर सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए कोई रसायन इस्तेमाल किया जाए, जैसे फर्श साफ करने के लिए फिनाइल यूज होता है, लाइजॉल यूज होता है, हार्पिक यूज होता है, डोमेक्स यूज होता है, तो वो किस में आते हैं? डिसइंफेक्टेंट।
इधर का उधर नहीं होना चाहिए कि हार्पिक लिए और मुंह पे पोत लिए, और घर की सफाई जो है बोरोप्लस से कर रहा। तो काम, अब कुछ लोग क्या है, जैसे कुछ लोग ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बोले घर में पोछा लगाना, डिटॉल डाल के पोछा लगाओ। अबे डिटॉल निर्जीव सतह के लिए नहीं बना, भले लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो बना किसके लिए है, वो किस श्रेणी में आता है, एंटीसेप्टिक में आता है, वो डिसइंफेक्टेंट नहीं है, फिनाइल डिसइंफेक्टेंट है, फिनाइल यूज करो। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन, तो सही जगह पे सही इस्तेमाल होना जरूरी है। तो लिखो एंटीसेप्टिक, लिखो एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग सजीव सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए, एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग सजीव सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए, सजीव सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए किया जाए, सजीव सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए किया जाए, तो उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, तो उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, तो उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। उदाहरण डेटॉल, सेवलॉन, बेटाडीन, बोरोप्लस इत्यादि। लिख लेना भाई। अगला पॉइंट, डिसइंफेक्टेंट। एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग डिसइंफेक्टेंट में लिखेंगे, एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग, एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग निर्जीव, एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए, एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए, निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए किया जाए, एक ऐसा रसायन जिसका उपयोग निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए किया जाए, तो उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। उदाहरण फिनाइल, लाइजॉल इत्यादि। तो उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। उदाहरण फिनाइल, लाइजॉल इत्यादि। ठीक है, एक शब्द और आता है, दो तीन शब्द हैं। डस्टर नहीं दिया क्या आज? जरा बोलो तो डस्टर के लिए। देखो बाहर कोई है, बुलाओ। नहीं है कोई।
बढ़िया डस्टर है यार। चलो अगला कुछ शब्द। एक शब्द आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड या कहते हैं आईपी। ध्यान से सुनना। शरीर में पैथोजन के प्रवेश करने से लेकर उसके लक्षण उत्पन्न होने तक का जो समय होता है उस समय को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। शरीर में पैथोजन आज प्रवेश किया है तो आज रोग उत्पन्न नहीं होगा। वो शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर को संक्रमित करेगा, कोशिकाओं को संक्रमित करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद जब ठीक ठाक संख्या में पहुंच जाएगा तब उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई देगा। तो ये जो समय काल है इस समय को कहते हैं क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। तो लिखो शरीर में पैथोजन के प्रवेश, शरीर में पैथोजन के प्रवेश से, शरीर में पैथोजन के प्रवेश से, शरीर में पैथोजन के प्रवेश से लक्षण उत्पन्न होने तक का, शरीर में पैथोजन के प्रवेश से लक्षण उत्पन्न होने तक का, प्रवेश से लक्षण उत्पन्न होने तक का समय, लक्षण उत्पन्न होने तक का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अच्छा, अलग अलग रोगों का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। तो लिख लो इसकी अवधि अलग अलग रोगों में भिन्न पाई जाती है। इसकी अवधि अलग अलग रोगों में भिन्न पाई जाती है। अलग अलग रोगों में भिन्न पाई जाती है। जैसे टाइफॉइड, जैसे टाइफॉइड 7 से 10 दिन, जैसे टाइफॉइड 7 से 10 दिन, मलेरिया 10 से 14 दिन, टाइफॉइड 7 से 10 दिन, मलेरिया 10 से 14 दिन, टीबी, टीबी 1 से 2 माह, टीबी 1 से 2 माह, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग कुछ घंटे, फूड पॉइजनिंग कुछ घंटे कि भाई कोचिंग से निकले, रास्ते में गोलगप्पे खा लिए, घर पहुंचते पहुंचते डायरेक्ट हो गए। डायरेक्ट होने का मतलब जानते हो? लूज मोशंस। स्टॉपर काम नहीं करता। स्टॉपर समझ, जैसे नल है, नल के ऊपर जो लगा रहता है ना वो स्टॉपर बोलते हैं। जो चालू बंद होता है वो टूट जाता है
वो काम नहीं करता, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट हो जाना, है ना। यहां से कोचिंग से निकले या स्कूल से निकले, रास्ते में कुछ उल्टा सीधा खा लिया और घर पहुंचते पहुंचते दिनचर्या बदल गई, आपका दायरा सीमित हो गया, उस दायरे से ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे हो। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट हो जाना। अच्छा, एक बड़ी सामान्य और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे बच्चे हैं घर से आते हैं, जब इस बैच में मुझे मालूम है अधिकांश लोग भोपाल के बाहर के हैं, है ना। कितने लोग भोपाल के हैं जिनके माता पिता यहीं, चलो गिनती में 10 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग बाहर से हैं। अब बात ये आ रही है कि जब बच्चे बाहर से आते हैं ना, बाहर से मतलब आप भाई भोपाल के बगल के किसी डिस्ट्रिक्ट से होगे या दूर के डिस्ट्रिक्ट से होगे, थोड़ा सा वहां का परिवेश और भोपाल के परिवेश में थोड़ा फर्क होगा, होगा कि नहीं। जैसे पहले दिन जब भोपाल आए होगे और उसके बाद डीबी मॉल चले गए होगे, ऐसा लगा होगा क्या है ये, फिर कोई आपका जान पहचान वाला जानने वाला होगा, बोला होगा ये मॉल है, अच्छा। और फिर उसके बाद वहां गलती से फूड कोर्ट में चले गए होगे, फूड कोर्ट जहां खाना होगा, एक पूरा फ्लोर ही है, मालूम है कि नहीं। हाँ, किसको किसको मालूम है, जरा हाथ ऊपर करो। क्या बढ़िया मिलता है वहां पे, बाहुबली थाली, वहां जाके थाली खाओगे, यही है एक असली भारतीय की पहचान, ठीक है। अब वहां जाने के बाद ना आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, विद्यार्थी जीवन में तो बिगड़ ही जाती है, कि मान लो गए वहां और कुछ खाने का मन किया, तो सबसे पहले सामान नहीं देखते हैं, है ना। विद्यार्थी जीवन में ना बजट बहुत बड़ी समस्या नहीं, चैलेंज होता है, समस्या नहीं होता, क्या होता है, चैलेंज। तो थोड़े ऐसा नहीं कि इस परिस्थिति से मैं नहीं गुजरा हूं, मैं भी गुजरा हूं, ऐसा भी समय रहा है जब जेब में 5 ही रुपए रहे हैं और 2 दोस्त रहे हैं, तो एक चाय ली है और आधा आधा पिया है, तो वो समय भी देखा है। और तुम लोगों ने शायद वो समय ना देखा हो जो हमने देखा है ना, देखा है ना, कि यार घर से आए हैं, पैसे थोड़े इधर उधर खर्चे हो गए, 1200 रुपये बचे हैं और 1500 रुपये में टिफिन वाला टिफिन दे रहा है, तो एक काम करते हैं, एक टाइम ही लगवा लेते हैं, एक आध हफ्ते इधर उधर भंडारा वंडारा देख लेंगे कहीं, तो वो भी समय रहा है ना। कुछ लोग, हाँ ये संघर्ष है बेटा, यही संघर्ष है। मध्यम वर्गीय परिवार से जब बच्चे आते हैं ना, घर वाले सोचते हैं अरे जाके वहां राजधानी में ऐश कर रहा है, वो तो अपने को ही मालूम होता है। हाँ, लेकिन वहीं ऐसा भी होता है कि कभी कभी घर से ज्यादा भी पैसे आ जाए, तो फिर कैसी जीभ लपलपाई वाली हालत हो जाती, गए और फिर अच्छा, फिर अपन स्ट्रीट फूड की तरफ देखते हैं, रोड छाप खाना, उसको बोलते हैं, स्ट्रीट फूड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोड छाप खाना। आजकल वो आ गया है स्विगाटो, स्विगी और जोमेटो, जो घर तक खाना पहुंचा देता है, कुछ दिन में आ जाएगा, वो खिला भी देगा, भैया वो लाए हैं खा लो तुम, कुछ दिन में ये भी सुविधा आ जाएगी। हाँ हाँ, पेमेंट कर दो, अब खिला भी देंगे, है ना, वो कुछ दिन में ये भी सुविधा आ जाएगी। अब होता क्या है कि बच्चे बाहर से आए, कुछ बच्चे होते हैं जो खुद ही खाना बनाते हैं, सुबह 5 बजे दाल चढ़ा देते हैं। कितने लोग हैं जो खुद खाना बनाते हैं, ईमानदारी से बताना।
मैं यही बनवा के चेक कर लूंगा। जरा हाथ ऊपर करो, कितने लोग खुद बनाते हो खाना? अरे बाप रे बाप, इतने लोग खुद बनाते हो, तभी तो टेस्ट में नंबर नहीं आ पा रहे हैं। शाम को यहां से जाकर कितने लोग बना लेते हो? जरा हाथ ऊपर करो फिर से। रोटी कितने सीटी में बन जाती? 7 सीटी में? बकरा बना रहे हो क्या? तो ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाना बनाने नहीं आता? ईमानदारी से कि हमको नहीं आता, ईमानदारी से, जिनको कुछ भी बनाने नहीं आता। पोहा आता है ना? नहीं, जिनको कुछ भी नहीं, पानी नहीं उबाल पाते वो, ऐसे लोग जिनको पानी उबालने भी नहीं आता। तुमको नहीं आता? आता है? क्या बनाने आता? पानी उबालने आता है, चाय बनाने आती है। तो सुबह में चाय, दोपहर में चाय, रात को चाय, चाय पियोगे। पीछे वो कहाँ गया? छुप गया, भाग गया क्या? चाय बनाने गया। इधर सबको आता है कुछ ना कुछ, तो फिर बना के काहे नहीं लाते हो बे? कभी कुछ ऐसा लाओ कि हाँ हम टेस्ट करें कैसा बनाया है, लेकिन हमको खिलाने से पहले खुद खा लेना। ऐसा नहीं कि सर आप चेक करके बताओ कैसा बना है। नहीं, हम खाने के बहुत शौकीन हैं, देख के ही लगता होगा, है ना? नहीं, वो थाली हम नहीं खाते। बाहुबली थाली हो या कटप्पा थाली हो, देखो जब भी बाहर का खाते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि बिल कौन दे रहा है। अगर अपने को देना है तो अपन इधर से मेनू देखते हैं, और दूसरे को देना है तो इधर से देखते हैं। समझे? तो जब खुद को पेमेंट करना होता है, खैर अब तो वो समय नहीं है, अब तो बाहर खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि बाहर का खाना जो है ना, देखने के बाद सबसे पहले डर ये लगता है कि SGOT SGPT बढ़ जाएगा। अब तुम लोग सोचते हो ये क्या है? लिवर में हमारे कुछ केमिकल बनते हैं। जब हम बाहर का खाते हैं, बाहर का तेल मसाला या बाहर का कुछ लेता है कोई, तो SGOT SGPT यानी लिवर पे सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चे बाहर का खाते हो, मोमोज मंगा रहे हो, नूडल्स मंगा रहे हो, आपका लिवर सबसे पहले जाएगा। तो बाहर का कुछ भी खाने में सबसे पहले डर ये लगता है कि बाहर के खाने का सबसे पहला असर किस पे पड़ता है? लिवर पे। मैं विश्वास कर रहा हूं, मतलब मेरी बात मान लो कि अगर आपने 1 हफ्ते बाहर का खाना खा लिया, 1 हफ्ते, आपका जो लिवर है वो अल्कोहलिक पर्सन के जैसा हो जाएगा। कोई एक अल्कोहलिक पर्सन जो अल्कोहल कंज्यूम करता हो, और आप दोनों का लिवर एक जैसा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। और इसीलिए मेरी बाहर खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। मैं बाहर का खाना देख के मेरी प्राण सूख जाते हैं, क्योंकि वैसे ही डर लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, लेकिन है नहीं। ढाबे पे नहीं, देखो अब जैसे अभी यात्रा थी, अभी दिवाली में गए थे यात्रा पे, तो जैसे बाहर का कभी खाते हैं ना, तो हम विशेष है कि हमको क्या खाना है, ऐसी चीज जो जिसमें मिलावट ना हो पाए, मालूम है कि नहीं? जैसे अब कभी यात्रा करते हैं हम, मैं यात्रा करता हूं, तो अब वहां ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं। अरे यार ये भी खाओ, वो भी कर। नहीं, मैं तंदूरी रोटी लेता हूं बिना मक्खन की, स्टीम राइस भाप निकलता हुआ, दाल फ्राई हरी मिर्च से, और सेव टमाटर की सब्जी। क्योंकि ये चीज ना कोई बासा होता है ना, पुराना नहीं रख सकता, ये उसे तुरंत बनाना पड़ेगा। चारों चीजें, ये चारों चीजें तुरंत बनेंगी, फ्रेश बनेंगी, तबीयत खराब नहीं होगी।
और जहां तुमने पनीर लबाबदार और पनीर कढ़ाई पनीर और ये पनीर उठाया, फिर हो सकता है रास्ते में ही डायरेक्ट हो जाओ तुम। तो इसलिए अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में होता है, ठीक है। बाहर की यात्रा में ना बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। जो लोग बाहर रहते हो, बेटा स्विगी और जोमेटो मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो। जो हॉस्टल का एकदम फीका वाला खाना आता है ना, कि दाल में पानी है कि पानी में दाल है, सब्जी कहती है बूझो तो जाने। हॉस्टल की और मेस की सब्जी क्या कहती है? पहचान कौन। और सब्जी में केवल एक ही चीज की पहचान होती है, लाल मिर्च की। नहीं, आलू नहीं पहचान पाओगे तुम। अरे आलू कहता है मैं तो ग्रेवी में घुल के आऊंगा, पहचान के दिखाओ। तो वो जो खाना होता है ना, वो कंपैरेटिवली बाहर के होटल के खाने से ठीक होता है। उसको खाने से ऐसा नहीं कि तबीयत खराब नहीं होगी, कम होगी। बाहर वाला खाने से ना तो जरूर होगी। तो जैसे मैं भी कभी कभी अपने हॉस्टल का ही खाना खाता हूं। क्यों? चेक करूं कि भाई कैसा बन रहा है, क्वालिटी बच्चों को सही जा रही है कि नहीं। तो ठीक रहता है, मुझे खाने में ठीक लगता है। मैं भी मतलब ऐसा डेली नहीं खा सकता, लेकिन कभी कभी मैं, जैसे आज मेरा मूड हो रहा है, आज मैं खाऊंगा, है ना, खाने की बात हो ही गई है। तो कभी कभी हॉस्टल का खाना मैं चेक करता हूँ। मैं और पवन सर हम लोग चेक करते रहते हैं कि खाना सही बन रहा है कि नहीं। कभी कभी यार अच्छा बनता है। मुझको तो अपने घर से कभी कभी ठीक लगता है यार। घर में क्या ना, बाई आती है बनाने, और बाई के खाना तो ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, वीडियो वायरल का हो जाएगी। खाना है वो, अपने हाथ का खाना अलग होता है मतलब। लेकिन अब अपने हाथ का बन नहीं पाता क्योंकि समय नहीं है। नहीं तो सबसे बढ़िया खाना होता है अपने हाथ का। हाँ, नहीं खाने की बुराई नहीं करते, बनाने वाले करते हैं। खाने की कौन कर रहा है? जो बना रहा है वो सही नहीं बना रहा है ना। चलो, कभी कभी बाहर हम भी पार्टी में जाते हैं। जैसे आज इस बार शनिवार को पार्टी है। कहाँ पे है? मेरे घर पे ही है। असल में क्या है, हमारे बैच के हम लोग 20-22 डॉक्टर हैं। कुछ मेरे बैच के हैं, कुछ मेरे बड़े भैया के बैच के हैं। तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड की शादी है संडे को। तो 20-22 डॉक्टर, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई साउथ अमेरिका से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है। तो सबका गेट टुगेदर है मेरे घर पे। 20-22 डॉक्टर्स हैं और शादी है उज्जैन में। तो उज्जैन से संडे को शादी है, तो उससे एक दिन पहले सैटरडे को हमारे घर में उत्पात मचाएंगे सब। तो उसके लिए तैयारी चल रही है। मतलब ऐसे मौके 2-4 साल में एक बार मिलते हैं, सब मिलते हैं। और हाँ, नहीं अच्छा लगता है जब पुराने दोस्त हों, वे एक साथ मिले बड़े सालों बाद। और हाँ हाँ, और पार्टी होगी। चलो भाई, कोई आसपास, तुम लोग तो जानते भी नहीं है ना। हाँ? नहीं नहीं, वो हाँ, उसमें से भी कुछ लोग हैं। जो भांग वाली कहानी थी ना, उसमें से भी 1-2 लोग हैं उसमें। चलो, तो हमने क्या देखा? इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा, एक शब्द और आता है, सिम्टम, लक्षण। सिम्टम मतलब लक्षण। घर वाले कहते ना तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, लक्षण बोलते हैं घर वाले। जैसे हम तो ये शब्द खूब सुने हैं,
तुम्हारे लक्षण जो हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम बेटा जिला मत छोड़ो, तुम प्रदेश छोड़ दो, ये शब्द आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। तो सिम्टम क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड के पूरा होने पर रोग से संबंधित जो परिवर्तन शरीर में पाए जाते हैं, उन परिवर्तनों को उस रोग का लक्षण कहा जाता है। तो लिखो कि आईपी के पूरा होने पर, आईपी के पूरा होने पर शरीर में रोग संबंधी आने वाले बदलाव, आईपी के पूरा होने पर शरीर में रोग संबंधी आने वाले बदलाव, शरीर में रोग संबंधी आने वाले बदलाव लक्षण कहलाते हैं। आने वाले बदलाव लक्षण कहलाते हैं। एक और शब्द आता है साइन। तो ये दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, साइन एंड सिम्टम। जब भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वहां पर जो वार्तालाप होता है वो मेडिकल भाषा में होता है, तो उसमें यही सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, साइन एंड सिम्टम। सिम्टम मतलब जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वो सब सिम्टम है। और उसमें एक बदलाव जिससे आप अनुमान लगा सको कि कौन सी बीमारी हुई है, उस एक बदलाव को क्या कहा जाएगा? तो लिख लो कि लक्षणों में से एक परिवर्तन जिससे, लक्षणों में से एक परिवर्तन जिससे, लक्षणों में से एक परिवर्तन जिससे रोग का अनुमान लगाया जा सके, जिससे रोग का अनुमान लगाया जा सके, रोग का अनुमान लगाया जा सके, उसे साइन कहते हैं। रोग का अनुमान लगाया जा सके उसे साइन कहते हैं। जैसे मान लो किसी को बुखार आ रहा है, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछेगा भाई क्या परेशानी है, फिर वो अपनी परेशानियां बताएगा, तो डॉक्टर उन परेशानी यानी उन परिवर्तन के आधार पर एक अनुमान लगाएगा। अब डॉक्टर ने पूछा बोला कि भाई बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर पूछता है कितने दिनों से बुखार है। एक शब्द, पहला एक क्वेश्चन हो गया, कितने दिनों से बुखार है। फिर डॉक्टर चेक करता है कि कितना बुखार है, तो बुखार हल्का है, मीडियम है, हाई फीवर है, और वो बुखार निरंतर है या बीच बीच में उतर रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो ये जो बुखार का जो पैटर्न है, यही पैटर्न ही बता देता है कि अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह का बुखार। जैसे किसी को टाइफाइड है, तो टाइफाइड में लंबे समय तक निरंतर बुखार बना रहेगा, 5-7 दिन 10 दिन तक बुखार बना रहेगा, और हाई फीवर बना रहेगा, वो उतरेगा नहीं। तो अगर कंटिन्यूअस हाई फीवर है, प्रोलॉन्ग हाई फीवर है, तेज बुखार लंबे समय तक बना हुआ है, 39-40 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल रहा है, वो बुखार उतर नहीं रहा है, तो क्या हो सकता है? टाइफाइड हो सकता है। फिर ये सोचता है कि अच्छा टाइफाइड हो सकता है, तो इसके साथ और क्या मिलेगा? तो जो उदर भाग है, पेट है, ये कड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी मांसपेशियों में, आंत की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो पेट वाला भाग कड़ा हो जाता है। तो वो पेट ऐसे दबा के चेक करता है कि अगर कड़ा हो गया, हार्ड हो गया है, तो वो समझ जाता है कि टाइफाइड हो सकता है। अब टाइफाइड की जांच लिखेगा, वो कंफर्म नहीं मान लेगा, अनुमान लगाया। अनुमान लगाने के बाद, अनुमान लगाना ही डायग्नोसिस होता है। जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, लक्षणों को देखकर, सोच समझकर वो एक अनुमान लगाता है और फिर उस पर जांच लिखता है। ऐसा नहीं कि आप गए बुखार है तो 20 बुखार की जांच लिख दिया, पता चला 50,000 की जांच हो गई, कहोगे डॉक्टर चोर है, वो सच में चोर है, उसको नॉलेज नहीं है। तो अनुमान लगाना मतलब 1-2 जांच, 1 या 2 जांच वो लिख देगा कि हाँ इसमें देख लेंगे, अगर इसी में से आ जाएगा। अगर उसमें से नहीं आता तो फिर वो अपना अलग लेवल पे सोचेगा कि भाई और क्या हो सकता है।
अब किसी को बुखार आ रहा है और उतर रहा है, फिर आ रहा है फिर उतर रहा है, तो मतलब ये लक्षण हो सकता है वायरल का। अब वायरल में क्या होता है, जनरली दिन में रात को बुखार चढ़ता है और दिन में उतर जाता है, या दिन में बुखार चढ़ता है रात को उतर जाता है, तो उसमें 12 घंटे की साइकिल चलती, सॉरी 24 घंटे की साइकिल चलती। 24 घंटे की साइकिल यानी दिन में एक बार बुखार चढ़ेगा फिर उतर जाएगा। अब आता है कि 48 घंटे की साइकिल, एक दिन बुखार है, अगले दिन नॉर्मल, फिर एक दिन बुखार है, फिर एक दिन नॉर्मल। ये मलेरिया है। मलेरिया में एक दिन बुखार आता है, एक दिन गैप, फिर एक दिन बुखार आता है, और कपकपी होती है, ठंड लगती है। तो अगर कपकपी हो रही, ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है उतर रहा है, आ रहा है उतर रहा है एक दिन के गैप पे, तो ये सामान्य मलेरिया। 2 दिन के गैप पे उतर रहा है, बुखार आ रहा है, फिर 2 दिन गैप, फिर बुखार आ रहा है, ये 72 घंटे की साइकिल हो गई। ये फैल्सीपैरम मलेरिया में मिलेगा। अब किसी को बुखार है, कपकपी भी हो रही है, और उसके शरीर पे चकत्ते बन गए, त्वचा में ऐसे धब्बे बन गए, डेंगू का लक्षण। किसी को बुखार है, आ रहा है, सामान्य हो रहा है, फिर रिपीट कर रहा है, और जोड़ों में दर्द है, और खासकर पीठ में दर्द बहुत तेज, चिकनगुनिया का लक्षण। किसका लक्षण? चिकनगुनिया। तो डॉक्टर क्या करता है, लक्षणों के आधार पर अनुमान लगाता है, यही उसका डायग्नोसिस है। जैसे कोई व्यक्ति लिवर, जैसे लिवर होता है, तो लिवर किसी का स्वस्थ है या नहीं, ये कई चीजों से पता चलता है। उसकी त्वचा कैसी है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है लिवर। जितना कार्य लिवर करता है उतना कार्य शरीर का कोई दूसरा अंग नहीं करता। अगर लिवर के कार्य देखोगे, जैसे हृदय की बात करें, तो हृदय का मुख्यतः 2 कार्य है, एक है रक्त को पंप करना और दूसरा है रास सिस्टम को सप्रेस करना। यही 2 काम है। किडनी के 2-3 काम है, यूरिन का निर्माण, परासरण नियमन और रक्त निर्माण, यही 2-3 काम है। लीवर के 35 कार्य हैं और सब महत्वपूर्ण है। कई विटामिन का निर्माण लीवर करता है, लगभग सभी विटामिन का संग्रहण लीवर करता है, रक्त का निर्माण करता है, निर्विषीकरण करता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, लिपिड का उपापचय करता है। तो लगभग अगर लिखना कोशिश करें तो 1 घंटा केवल लिवर के कार्य पढ़ेंगे अपन। सबसे ज्यादा काम, अगर शरीर का कोई सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वो है लिवर। सबसे ज्यादा काम का लोड किसके ऊपर होता है? लिवर के ऊपर। और किसी का लिवर अस्वस्थ है तो इसकी बहुत सारी पहचान होती है। नाखून से पहचाना जा सकता है, वो आप अभी नहीं समझ, आप क्या देख रहे हो, नाखून क्या समझ जाओगे? नाखून, त्वचा का रंग, चेहरे का रंग, गर्दन की बनावट, गर्दन की त्वचा, हाथ, इन सब से पहचान हो जाती है कि किसी का लिवर स्वस्थ है या नहीं। लेकिन ये सब आप पढ़ोगे कब? एमबीबीएस के बाद, जब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में आप करोगे पीजी, तब की बात आएगी, अभी नहीं। ठीक है, चलो कहां तक पहुंचे हम लोग? साइन। अगली हेडिंग डालो इम्यूनिटी, और ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज कुछ मूलभूत बेसिक बातें जो जाननी चाहिए। इस चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक ठाक नॉलेज आपको मेडिकल साइंस का बेसिक नॉलेज हो जाएगा।